भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोनाजी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आज उत्तर प्रदेश के बजट पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। माननीय अधिष्ठाता जी, इस बजट पर बोलने के लिए वैसे तो कुछ भी नहीं, कितनी बार भी अब इसकी किताब को पलट लें। अब खन्ना जी चले गए, वित्त मंत्री जी वो भी नहीं उपस्थित हैं। उनकी शायरी के अलावा और इस बजट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी प्रशंसा की जा सके। और मैं एक सुझाव और दूंगी कि जितनी भी शायरी उन्होंने पढ़ी उसमें कभी वो यहाँ चिराग जला रहे हैं, कहीं वहाँ चिराग जला रहे हैं। जिस प्रदेश के बजट में अभी चिराग ही जल रहे हो, बिजली की कोई व्यवस्था न की गई हो, उस उत्तर प्रदेश के बजट में क्या भविष्य होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय अधिष्ठाता जी, बजट का आकार हर वर्ष लगातार बढ़ा दिया जाता है, लेकिन खर्च 5 साल पहले जितना था उतना ही। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं आंकड़े के साथ प्रस्तुत करती हूँ। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 9,13,000 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। इसके पहले 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का मूल बजट पेश किया। उसके बाद शीतकाल सत्र में 24,000 करोड़ का अनुपूरक भी ले आए। पिछले बजट में लगभग 8.33 लाख करोड़ कुल हो गया था, लेकिन जो मंजूर केवल हुए, जो विभागों को मंजूरी मिली इन बजट में 5.17 लाख करोड़, यानी 59.78% ही मंजूरी मिल पाई। राशि जारी कितनी गई वो उससे भी कम, 4.71 लाख करोड़, यानी 54% ही राशि जारी हो पाई। जनवरी तक इस बजट का खर्चा, जो बजट पिछली बार पेश किया था उसमें जो खर्च हुआ वो 4.17 लाख करोड़, यानी केवल 48% ही पैसा खर्च कर पाए जनवरी तक। और फरवरी में अनुमानित खर्च है, जैसा कि बताया है कि 4.28 करोड़, यानी 49%, लगभग 50% से भी कम सरकार इस बजट को खर्च करने का अपना ऑब्जेक्टिव दे रही है। ये मैंने नहीं कहा, ये बजट में ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यानी 5 वर्ष में बजट के आकार में केवल 1.5 गुना आकार तो बढ़ा दिया, लेकिन उसकी राशि उतनी खर्च नहीं कर पाए। 2021-22 में 4,69,000 करोड़ का खर्च हुआ था 2021-22 में, और इस बार भी ये लगभग जो अनुमानित है, खुद का कहना है बजट में कि 4.28 लाख ही खर्च कर पाए। तो यानी जो 5 साल पहले 2021-22 में आपने जितना खर्च किया था, आज की तारीख में वास्तविकता यह है कि आज भी आप उतना ही खर्च करने की का ही आपका एजेंडा है। आप बजट का आकार बढ़ाकर केवल औपचारिकता मात्र से उत्तर प्रदेश का नहीं भला होने वाला। अब अगर राजस्व संग्रह के लक्ष्य की बात करें, पिछला बजट पेश करते समय बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। साल के आखिरी तक आते आते जब अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया 2025-26 में, तब संग्रहित जो राजस्व संग्रह हुआ वो से 6,66,000 करोड़ केवल कर पाए। फिर इन्होंने अनुपूरक के दौरान उसको घटा दिया और घटा करके 5,83,000 करोड़ कर दिया। यानी आपने जो अनुमान लगाया था उतना आप संग्रह कर ही नहीं पाए राजस्व। अब 2026-27 में भी इन्होंने कहा कि 7,32,000 करोड़ का राजस्व संग्रह करेंगे, पर वास्तविकता ये है कि जैसे ये पिछले हर साल के खत्म होते होते तक राजस्व संग्रह पर को फेल करके और घटा देते हैं, यही तो बाजीगरी है जादू आंकड़ों की। केवल आंकड़े प्रस्तुत कर देने से, बजट का आकार बड़ा कर देने से और उसके बाद अपने अनुमान को खुद ही घटा देने से
ये सरकार स्पष्ट कर देती है कि इनकी इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश की जनता का भला करने की नहीं है। अब एक और सैलरी जो रिवाइज्ड बजट में सैलरी का जो रिवाइज बजट कम करना पड़ता है सरकार को, पिछली बार भी कम किया, अब की बार भी। पहले 25-26 में 3,34,000 करोड़ प्रस्तावित किया इन्होंने, फिर अनुपूरक में से घटा करके 2,83,000 करोड़ कर दिया। जो सैलरी का प्रोजेक्शन क्यों घटाना पड़ा इन्हें? इसलिए घटाना पड़ा कि इन्होंने सोचा था कि शायद जो रिक्त पद है उसको इन्होंने सोच करके कि इसको भरने के बाद हमें अनुमानित इतनी धनराशि चाहिए होगी सैलरी के लिए, पर जो रिक्तियां हैं वो जो पहले थी आज भी है, उसको भर नहीं पाए, तो इन्होंने उसको भी कम कर दिया। अपने कमिटेड बजट में मूल बजट का लगभग 53% प्रस्तावित किया है इस मत में। हकीकत तो ये है माननीय अधिष्ठाता जी कि आंकड़े हर बार साल खत्म होते होते इनको रिवाइज करने पड़ते हैं, चाहे वो राजस्व की संग्रह हो, चाहे जो सैलरी कंपोनेंट हो, हर चीज में इनको कम कर देने पड़ते हैं। एक बात ही बताना भूल गए, इन्होंने कहा बजट बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, प्रदेश का बजट बहुत बड़ा है, पर ये बताना भूल गए कि कर्जा कितना है। 2021-21 में 5,64,000 करोड़ का कर्जा था प्रदेश पे, और आज 24-25 में 8,46,000 करोड़ का के पार कर्जा हो चुका है। प्रति व्यक्ति लगभग 37,500 के कर्ज में हर व्यक्ति के ऊपर प्रति व्यक्ति कर्ज है। ये विकास है या उत्तर प्रदेश के जनता को और ऋण में डुबो देने का कोई प्लान है इनके पास? भारी भरकम बजट आता है, हर विभाग में बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत कर दिए आते हैं। हकीकत यह है कि 25-26 में महत्वपूर्ण विभागों में 57% बजट खर्च किया कृषि में, जो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश, 57% खर्च किया। स्वास्थ्य में 58% खर्च किया, महिला कल्याण में 53% खर्च किया, बेसिक शिक्षा में 62% खर्च किया, ग्राम विकास में 36% खर्च किया। तो सरकार के आंकड़े गिना देने से उत्तर प्रदेश की जनता को जो अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। मनरेगा पे मैं जरूर कहना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष, और इसको इसलिए जरूर कहूंगी क्योंकि जो संशोधन किए गए हैं मनरेगा के कानून में वो उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। हमने सबने देखा कि जब कोविड के बाद पलायन हुआ तो बड़ी संख्या में मजदूर वापस आए। मनरेगा वो एक ऐसी योजना थी जिसने उस वक्त उस गांव की अर्थव्यवस्था को संभाला था। पर आज उत्तर प्रदेश में जब 60-40 का रेशियो केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया, मैं पूछना चाहती हूं सरकार से कि मनरेगा में जो 40% का रेशियो प्रदेश को देना है उसका बजट में कहीं कोई प्रावधान है? नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हम गरीबों की और मजदूरों की बहुत हितैषी हैं। हरियाणा में 400 और कर्नाटक में 350 रुपए रोज मजदूरी है। क्या सरकार देने का कोई मंशा रखती है? दूसरा, एक बड़ी बीमारी पैदा हो गई प्राइवेटाइजेशन की, हर चीज पीपीपी मॉडल पे, चाहे एयरपोर्ट हो तो पीपीपी मॉडल, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। मैं पढ़ रही थी इसी बजट में, पेज नंबर 8 पे देख लीजिए, 16 जिले के मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पे किए जाने की बात है। इसके पहले क्रिकेट स्टेडियम भी आपने पेज नंबर 26 पे लिखा कि वो भी पीपीपी मॉडल पे है। आईटीआई या पीपीपी मॉडल पे डाल दे रहे हैं। यदि आपको प्रदेश को ये वो जरूरी चीजें हैं जो प्रदेश जनता के लिए बनाती थी, प्रदेश के लोगों के लिए बनाती थी, क्यों आप अपना राजस्व जो आपको मिलता वो आप प्राइवेट लोगों को देना चाह रहे हैं? क्या आपकी मानसिकता है? इसके साथ साथ मैं, माननीय वित्त मंत्री जी आ गए, मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने एक चीज कही, मैं दोबारा जरूर कहूंगी माननीय वित्त मंत्री जी कि इस बजट में
बड़ी मेहनत करके बनाया इन्होंने बजट, पर उसको दोबारा कहूंगी कि आपकी शायरी के अलावा इस बजट में कोई और नई चीज़ और अच्छी चीज़ है नहीं। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि समय निर्धारित है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मेरा सुझाव भी है, अनुरोध भी है। जिस तरह से चाहे वो लोहिया हॉस्पिटल हो, केजीएमसी में लखनऊ की अगर बात करूं, केजीएमसी हो, पीजीआई हो, इन जगहों पे, इन संस्थानों पे बड़ी संख्या में लोग केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, अन्य प्रदेशों से इलाज कराने आते हैं, अगल और नेपाल तक के लोग आते हैं। जिस तरह से वहाँ पे डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, सरकार को उसका प्रावधान करके तत्काल उसको पूरा कर देना चाहिए। जी, धन्यवाद। और एक अंत में, सरकार ने गर्भवती महिलाओं के ई वाउचर की व्यवस्था रखी थी, उसमें पैसा आता था, उसमें सीएचसी और पीएचसी में जो महिलाओं को ज़रूरत होती थी, अल्ट्रासाउंड के 400 कुछ रुपए उसमें उसकी होती थी, ई वाउचर के माध्यम से प्राइवेट में वो अल्ट्रासाउंड करा लेती थी। वो व्यवस्था में लगभग साल भर से पैसा नहीं आया, तो गांव में महिलाओं को इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जो सुझाव मेरे या विपक्ष के रखे गए हैं, इस पर जरूर ध्यान दें। और अंत में एक बात जरूर कहूँगी, आखिरी में भी जो आप सुनना चाह रहे हो वो मैं बाद में कहूँगी, अभी मैं एक बात जरूर रखूँगी, किसी भी सरकार को अहंकार नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब कौरवों ने अहंकार किया और द्रौपदी का चीरहरण किया, तभी महाभारत हुआ था। और धन्यवाद। जब दयानंद ने चाणक्य का अपमान किया था तो सत्ता चली गई। तो सरकार को किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। आप विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोना जी, उसको आपको धन्यवाद धन्यवाद। की ताकत समझ करके उसको करना चाहिए। उस पर विपक्ष को आपको अपनी बात रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जनसत्ता दल